हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज से मॉर्निंग सेशन में हम लोग आपके आगामी एग्ज़ाम यानी कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ से संबंधित करंट अफेयर्स की रिवीजन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम डेली मॉर्निंग में जितने भी एक साल का करंट अफेयर्स रहा है, जितने भी अलग अलग सेगमेंट में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उन सभी सेक्शंस को एक एक करके रिवीजन करेंगे। लगभग एक साल का पूरा जो करंट अफेयर्स है। तो आज की क्लास में फ्रेंड हम नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय घटनाक्रम को एक एक करके देखेंगे, जिससे कि पूरी पॉसिबिलिटी है हमारे एग्जाम में प्रश्नों को पूछे जाने की। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे जहां से हमें इन डेप्थ से जाने की कोशिश करेंगे, और उन प्रश्नों को भी देखेंगे जहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, यानी कि वन लाइनर, यानी कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और थोड़ा सा हम फैक्ट्स को भी देखेंगे। मिली जुली क्लास रहेगी, ठीक है। पेशेंसली चीज़ों को सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई जा रही है, वो है उमलिंगला दर्रा। तो आपके लिए ये पता होना चाहिए उमलिंगला दर्रा कहाँ पे, और ये है संबंधित आपके विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क से। तो देखा जाए ये सबसे ऊंची है तो कितनी ऊंचाई पर है, ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। इसका निर्माण पूर्वी लद्दाख में किया जा रहा है। कौन से दर्रे पे किया जा रहा है? उमलिंगला दर्रा। तो उमलिंगला दर्रा कहाँ पे है? पूर्वी लद्दाख में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कितनी मीटर लंबी है? तो ये देखा जाए तो ये 52 यानी कि 52 किलोमीटर लंबी है। ये डमरिकिट जो सड़क है वो किसको किससे जोड़ रही है? ये लद्दाख के चिसुलमल्ले के डेमचोक गांव को आपस में जोड़ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लद्दाख के चिसुमल्ले गांव को किससे जोड़ी है? डेमचोक गांव को आपस में जोड़ती है। और इस सड़क का निर्माण देखिए किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सड़क सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ गया है? पूर्वी लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उमलिंगला दर्रे पे किया गया है। कितनी ऊंचाई पे है ये? 19,300 ऊंचाई पर है। कितनी किलोमीटर है ये? 52 किलोमीटर है ये। प्रोजेक्ट हिमांग की बात करें, जिसे हम माउंटेन टेमर्स के भी नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत देखिए 1985 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? सड़क लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, बीआरओ के द्वारा किया गया था प्रोजेक्ट हिमांग, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पे? उमलिंगला दर्रा। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं कि एक नया डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। देखा जाए ई रूपी जो है ये देश में नगद रहित और संपर्क रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा ई रूपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। ई रूपी क्या है? एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, जो कि एक क्या है? ये एक ई बाउचर है। ध्यान रखिएगा, ई बाउचर। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए बाउचर और करेंसी में क्या डिफरेंस है, तब आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली जो चीज़ हम बात करने जा रहे हैं वो है क्या, ठीक है। देखिए, बाउचर जो होता है, करेंसी और बाउचर में डिफरेंस बहुत सिंपल सा है कि बाउचर जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बना रहता है, यानी कि जिस चीज़ के लिए ये बाउचर इशू किया गया है आप सिर्फ उसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर करेंसी है, करेंसी का आप कहीं भी इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए 100 रुपये का। अगर 100 रुपये का आपको बाउचर जारी किया गया है कि आप 100 रुपये का बाउचर जो है फर्टिलाइजर के लिए, उर्वरक के लिए 100 रुपये का सरकार ने आपको बाउचर जारी किया, तो आप सिर्फ इस बाउचर का इस्तेमाल सिर्फ उर्वरक की खरीद के लिए ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 रुपये दे दिए गए करेंसी के रूप में 100 रुपये की, तो आप उस 100 रुपये के अंतर्गत जितने भी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं उस 100 रुपये के मूल्य में, वो आप स्वतंत्र होंगे उनका चुनाव करने के लिए। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होगा। यही रीजन है कि सरकार द्वारा जो है ई बाउचर के रूप में जारी किया गया है, जो आपका ई रूपी है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा।
तो ई रूपी क्या है, जो कि एक नगद रहित है, मतलब आपके पास पैसा नहीं होगा, एक संपर्क रहित है यानी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, और ये क्या है, एक ऑनलाइन पेमेंट है जिसको जारी किसके द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी उपयोगकर्ताओं को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा, और यह एक पूर्व भुगतान जिसे प्रीपेड वाउचर कहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही गवर्नमेंट ने आपको मान लीजिए 5,000 रुपए का वाउचर जारी किया, तो जैसे ही आपको 5,000 रुपए का वाउचर जारी किया कि लो ये वाउचर और लेके जाओ, और इसका तुम सिर्फ उर्वरक के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, सरकार सब्सिडीज जारी करती है कि आपको पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो आप जाएंगे, तो जैसे ही आपके अकाउंट में आपका ई वाउचर सरकार के द्वारा जब भेजा जाएगा, तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आ जाएगा, एक क्यूआर कोड आ जाएगा जिसको आप स्कैन करा करके आप बैंक से ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसको विकास किसके द्वारा किया गया है, ई रूपी का, ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकास किया गया है। और इसके लिए जो है ई रूपी के लेन देन के लिए एनपीसीआई ने यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 बैंक ये फ्रेंड, जो आपके जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होंगे, आपके केंद्रीय जितने भी जो नेशनलाइज बैंक हो गए वो हो गए, स्टेट प्राइवेट बैंक भी हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, इन सबसे गवर्नमेंट ने क्या किया, एनपीसीआई ने क्या किया, साझेदारी की है ई रूपी के लेन देन के लिए। यही मात्र इसका डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ई रूपी किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात स्थित कच्छ के रण में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत का जो सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, गुजरात में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, कच्छ के रण में किया जा रहा है। और ये कितना मेगावाट होगा, ये होगा 4,750 मेगावाट का होगा। ठीक है, और इसका उत्पादन देखिए क्या होगा, इसमें इस पार्क में व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। आप हाइड्रोजन के बारे में पता होगा आपको, हाइड्रोजन कई तरीके के होते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन होते हैं, और आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन फ्रेंड एक देखा जाए तो हाइड्रोजन उत्पादित ईंधन है ये, जो कि कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों द्वारा उत्पन्न बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह एक तरीके से देखा जाए, यह अक्षय ऊर्जा स्रोत से बिजली का उपयोग करके पानी को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज करके प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, बाकी इसमें इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जो विकास किया जा रहा है, किसका, जो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है, वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को इस पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी दिया है। तो किसके द्वारा, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा इस पार्क की स्थापना की जा रही है। किस पार्क की, भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की, कहां पे, गुजरात के कच्छ में। कितना इसकी क्षमता होगी, 4,750 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पे चलते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। कहां पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। और यह संयंत्र की जो क्षमता होगी वो 10 मेगावाट होगी। देखिए फ्रेंड, इसकी योजना 100 मेगावाट की है, आप ये कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये जो है, ये जो तैरता जो सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये इस समय क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चूंकि कमीशन कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान में ये सबसे बड़ा है। आने वाले दिन में जो होगा वो देखा जाए, वो तेलंगाना के रामाकुंडम में एनटीपीसी के द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। तो आने वाले दिन में तेलंगाना में हो जाएगा, जो कि एनटीपीसी के ही द्वारा बनाया जा रहा है, वो 100 मेगावाट का होगा। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 10 मेगावाट का बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, उस वहाँ पे सिमहाद्री में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शून्य अभियान। देखते हैं शून्य अभियान क्या है। शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अमेरिका स्थित
रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, शून्य अभियान में उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाए जाने के, तेजी लाने के लिए लोगों को प्रेरित करें कि लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। इससे क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके शहरी क्षेत्रों में। ये योजना, ये अभियान किसके द्वारा चलाई जा रही है? नीति आयोग के द्वारा चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और रॉकी माउंटेन इंडिया के सहयोग से चलाई जा रही शून्य अभियान। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। ठीक है, यह देखा जाए ये उपभोक्ताओं और उद्योग के शून्य प्रदूषण आपूर्ति यानी कि डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देने की एक पहल है, शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रदूषण कम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एक तरीके से प्रेरित किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शून्य करें। किसको करें? प्रदूषण को कम करें। किस तरीके से? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना करके। यह अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करेगा। लोगों को जागरूक करना ताकि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस्तेमाल करें। इससे आपके स्वास्थ्य, आपके पर्यावरण, इवन आपके आर्थिक लाभ को ये बढ़ावा देगा, आर्थिक लाभ होगा इससे लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। इसके लिए नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के शून्य पहल जो है वो शुरू किया है। बार बार मैं रिपीट करूँ ताकि बार बार आपके कानों में ये चीज़ें बैठ जाए, एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। आगे बढ़ते हैं। सुजलाम अभियान क्या है? ये सुजलाम अभियान, इसे देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम कैंपेन या फिर सुजलाम अभियान शुरू किया गया है, शुभारंभ किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सुजलाम अभियान से आप पता कर लेंगे कि एक्चुअली ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ओडीएफ अस्थायित्व, ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री अस्थायित्व और गंदा जल प्रबंधन हेतु यह 100 दिवसीय अभियान जो कि कब से शुरू किया गया है? 25 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है। का उद्देश्य क्या है? गांव में अल्प समय में त्वरित गति से ओडीएफ प्लस दर्जे को प्राप्त करना। तो फ्रेंड देखिए, इसमें क्या है कि ओपन डेफिकेशन फ्री क्या है? हमने ये चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसकी शुरुआत किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था? शहर प्लस गांव, ठीक है, शहर और गांव आदि को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा ओडीएफ जो है वो शुरू किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है? इस अभियान के तहत इसके तहत जो है गांव एवं शहरों के सभी घरों में शौचालयों का निर्माण किया जाता और इसी के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि वो शौचालयों का इस्तेमाल करें। शौच के लिए वो बाहर नहीं जाएं, खुली जगहों पे नहीं जाएं, बल्कि ना सिर्फ आप शौचालयों का मतलब बनाएं भी, बल्कि आप इसका इस्तेमाल भी करें। यही स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है ये इस उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया था, जिसके तहत ओडीएफ का जो है इसको स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ इसमें देखा जाए, जो विलेज जो गांव है जहां पे ऑलरेडी जो है वो ओडीएफ फ्री यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुके हैं, खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनमें अब कुछ और भी एडिशन सुविधाएं होंगी। जैसे कि अब इन गांवों में देखा जाए तो जिन्होंने ओडीएफ स्टेटस ऑलरेडी श्योर कर लिया है उनको क्या किया जाएगा? अब सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के भी बारे में बताया जाएगा कि वो अपने यहाँ के जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रॉपर तरीके से बनाए रखें। उन्हीं गाँव को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सुजलाम अभियान की शुरुआत जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं जिन्होंने ओडीएफ का स्टेटस ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, उन गांवों को और आगे बढ़ करके ओडीएफ प्लस का स्टेटस जो है वो देने का प्रयास किया जाए, ताकि वो अपने शहर में, अपने गांव में सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रॉपर क्या करें? बढ़ावा दें। ठीक है, यही उद्देश्य है सुजलाम अभियान का, जो कि जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ये अभियान जो है 100 दिवसीय है, 100 दिन के लिए चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जल आधिक्य शहर, ठीक है, वाटर प्लस शहर जो है कौन है? इंदौर है, मध्य प्रदेश में। इंदौर आपने बार बार सुना होगा, काफी फेमस है। ना सिर्फ इसने वाटर प्लस का स्टेटस प्राप्त किया, बल्कि इसी के साथ साथ इसको स्वच्छता में भी काफी आगे रहता है। तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर प्लस शहर घोषित किया है। अब आप सोच रहे होंगे वाटर प्लस यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड। वाटर प्लस सिटी का सर्टिफिकेट किसी को इसलिए दिया जाता है कि वो अपने प्रशासन के तहत जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, नदियों प्लस नालों, ठीक है,
जितनी भी नदियां, उनमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए किसी भी शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक शहर को हम वाटर प्लस के रूप में तब घोषित किया जाता है, मान लीजिए हमने इंदौर को वाटर प्लस सिटी घोषित किया, तो किसी भी शहर को वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित तब किया जाता है जब वहाँ के घर हो गए, जो वहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो गए, जितने भी जो प्रतिष्ठान हो गए, वहाँ पे जो सभी जितने भी अपशिष्ट जो गंदे पानी निकल रहे हैं उनको उपचारित करके, उन अपशिष्ट जो जल है उनको उपचारित करके पुनः वातावरण में, पुनः पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है ताकि उनका पुनः इस्तेमाल किया जा सके। और यही कारण है, यानी कि जब गंदे पानियों को पुनः उपचारित करके आप पर्यावरण में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, पुनः इस्तेमाल करने योग्य हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वहां पे वाटर सरप्लस है, वाटर प्लस है और ज्यादा है। यही कारण है इंदौर में इस तरह के लोगों के सहयोग से, सरकारों के प्रयासों से, विभिन्न स्थानीय लोगों के प्रयासों से ये जो है वाटर प्लस का जो स्टेटस प्राप्त किया इंदौर ने, उसमें काफी सफलता पाई है। यही कारण है। और साथ ही साथ अगर इंदौर को देखा जाए तो इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त किया लगातार चौथी बार। ध्यान रखिएगा, इंदौर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात चूंकि मध्य प्रदेश की कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी फ्रेंड कहाँ है, भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, अगला है कि लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी। आपको पता है वर्ष 2019 में कहीं जो आपका राज्य था जम्मू कश्मीर, उसके राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर एक अलग से लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद से देखा जाए इस वर्ष लद्दाख ने अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी जो है वो घोषित किया है। किसे किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिमतोंदे, ठीक है, स्नो लेपर्ड को राज्य पशु स्टेट एनिमल, जबकि काली गर्दन वाले सारस ब्लैक नेक्ड क्रॉन को राज्य पक्षी जो है स्टेट बर्ड घोषित किया है। देखिए सारस भी अलग अलग होते हैं, इसमें काले गर्दन वाली सारस को लद्दाख का राज्य पक्षी घोषित किया है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए स्नो लेपर्ड है, ठीक है, हिम तेंदुआ है, और ये है काली गर्दन वाली सारस जिसको लद्दाख ने अपना इसको राज्य पशु और इसको राज्य पक्षी घोषित किया है। ठीक है, यहाँ पे हिम तेंदुआ के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पेंथारा उनसिया जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वहीं अगर हम काली गर्दन की सारस का जो है उसका वैज्ञानिक नाम देखें, ग्रास निग्रोकोलिस जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। हिम तेंदुए और उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड किस द्वारा वर्ष 2019 में स्टार्ट किया गया था, और ये देखा जाए किसके लिए, हिम तेंदुए और उनके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से। हिम तेंदुए जो है विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया गया था, जो कि लास्ट मंथ में था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा एकता क्रूज सेवा। क्रूज शिप आप लोगों ने देखी होगी, वही है एकता क्रूज सेवा। कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इन्होंने केवड़िया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया नर्मदा गुजरात में एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किया है। और यह क्रूज सेवा देखा जाए श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के मध्य 6 किलोमीटर की दूरी तक संचालित होगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इसको बनाने वाले जो वास्तुकार हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर संचालित होगा, ये 6 किलोमीटर संचालित होगा श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच में। एकता क्रूज मिसाइल किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से शुरू किया गया, केवड़िया से, जो कि नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, अगला है वाराणसी में भी क्रूज सेवा शुरू की गई है। तो वाराणसी से चुनार, ठीक है, मिर्ज़ापुर के बीच में जो है क्रूज सेवा शुरू की गई है। इसको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि किस घाट से यहाँ से जो है शुरुआत की गई है, ये जो क्रूज जो सेवा शुरू की गई है, जो शिप की शुरुआत की गई है पर्यटन को आकर्षित करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा वाराणसी से चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत जो है वाराणसी के रविदास घाट से शुरू होकर के चुनार के किले तक जाएगी। ठीक है, मिर्ज़ापुर तक ये जो जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रविदास घाट। ठीक है, तो ये जितने भी क्रूज सेवाएं जो शुरू की गई हैं वो आप ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछ सकता है। अगला है चमोली में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। चमोली कितनी ऊंचाई पर है ये, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। उत्तराखंड के चमोली में माना गांव में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क
का उद्घाटन किया गया। औषधियाँ, विभिन्न औषधि यहाँ पे होंगी, औषधियों से संबंधित जो है वो पार्क होंगे। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश की बात करें और उत्तराखंड की बात करें तो ये जितने भी मेडिकल या फिर मेडिसिन से संबंधित चीज़ें जो है वहाँ पे विकसित की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए माना चीन की माना जो है जो गाँव है वो चीन की सीमा से लगे चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। और यहीं पे देखा जाए सबसे ऊंचाई पर, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है ये स्थित, कौन सा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में। ठीक है, चलिए अगला है चमोली त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप ये काफ़ी देख लीजिए, चमोली काफ़ी बार बार नाम में आ रहा है, खासकर जो लोग उत्तराखंड पीसेस दे रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखा जाए चमोली त्रासदी फ्रेंड हुई थी 7 फरवरी को हुई थी। काफ़ी भयानक ये दिन है उत्तराखंड के लिए। 2021 में चमोली जो कि उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ढलान पर एक ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा व ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों में भीषण तबाही मचा दी। तो देखा जाए यहाँ पे एक ग्लेशियर था वो टूटता है और इसकी वजह से धौली गंगा और ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई और इस बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। उत्तराखंड में कई लोगों की जाने गई, कई लोग उस बाढ़ से डूब गए, कई लोग बह गए, कई लोग विस्थापित हुए, भयानक त्रासदी मचाई। और इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है 2 परियोजनाएं जो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, वो है आपके तपोवर विष्णुगढ़ परियोजना जो कि 520 मेगावाट के उत्तराखंड में है, और ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना जो कि 13.2 मेगावाट है, जो कि सर्वाधिक प्रभावित हुई। तो ये परियोजना पूछ सकता है किस राज्य में है, तपोवर विष्णुगढ़, ये देखा जाए तो उत्तराखंड। ऋषि गंगा लघु जल विद्युत परियोजना ये भी क्या है, उत्तराखंड में है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। आपदा का देखिए मूल कारण क्या बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है करीब 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हैंगिंग ग्लेशियर है। और माना ऐसा भी जाता है कि जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया कि इस हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से जो है वो भूकंप आया, तो भूकंपिक गतिविधियों से भी काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र प्रभावित रहा। ठीक है, तो भूस्खलन के भी वजह से काफ़ी ज़्यादा त्रासदी हुई। तो चमोली त्रासदी याद रखिएगा, और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप वो पढ़ लीजिएगा, एक बार ज्योग्राफी खोल करके देख लीजिएगा। जो नदियाँ निकलती हैं, कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, जैसे गंगा कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग से कौन सा, अलकनंदा, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है सूजल नल से पेयजल मिशन, देखिए किसके द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में सूजल नल से पेयजल मिशन लॉन्च किया है। और देखा जाए यह जो है पुरी जो है भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा। तो ठीक है, तो लोगों को घर में लोग आरओ वगैरह लगाते हैं शुद्ध जल के प्राप्त करने के लिए, लेकिन पुरी जो कि उड़ीसा में है वहाँ पे जो है शुद्ध सूजल अभियान चलाया गया। नल से ही पेयजल के, आप डायरेक्ट नल से पानी आएगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा करने वाला भारत का पहला जो शहर बना है वो पुरी बना है। किस अभियान के तहत, सूजल अभियान के तहत, जो कि किसने लॉन्च किया था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे 24 घंटे जो है आपको नल से शुद्ध पानी मिलेगा, आपको कोई आरओ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा, पूरी शहर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आप अपने हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर वगैरह देख लीजिए। ठीक है, भुवनेश्वर के मंदिर को देख लीजिए, कहाँ वहाँ पे क्या क्या है, भुवनेश्वर में कौन सी मंदिर है, पुरी में कौन सी मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, और आपका देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित, बहुत इंपॉर्टेंट, अंबोली महाराष्ट्र में है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में पश्चिम घाट स्थित अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, अंबोली में सावंतवाड़ी तहसील सिंधुदुर्ग जिला में अंबोली के निकट ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक दल ने मृदुजल फ्रेश वाटर में पाई जाने मछली की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज किया है। हिरण्यकेशी एक स्थान का नाम है, वहीं पे कहाँ पे आपका देखेंगे अंबोली में ही, तो उसी स्थान के नाम पे इस मछली को, जिसको किसने खोजा था, जो गहनों ने
ठाकरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो फाउंडेशन है उनके नेतृत्व में ये खोजा गया था। ये एक मीठे पानी में जल में रहने वाली ये मछली है। तो उसी के जो है जिसका नाम है सिस्टोरा हिरण्यकेसरी, वो इसी स्थान पे खोजा गया था। और इसी स्थान को, कौन से स्थान को, अम्बोली को ही महाराष्ट्र की सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा के 37 के तहत क्या घोषित किया है, जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगला क्या है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रेंड यहाँ पे अगर हमने उड़ीसा की बात किया तो हम लोग आके भी सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग महाराष्ट्र के बारे में देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र जिसकी राजधानी फ्रेंड मुंबई है, और यहाँ के जो सीएम कौन है फ्रेंड, उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के सीएम है, यानी कि, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, बाकी हमने स्टोरी जो है सिस्टूरा, जो कि हमने बता दिया कि एक छोटी सी और रंगीन मछली है, और ये कहाँ पे रहती है फ्रेंड, मीठे पानी और जल की धाराओं में निवास करती है। ठीक है, और ये जहाँ जिसमें जो है ऑक्सीजन की प्रचुरता होगी वहीं पे ये रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोजिला टनल, ठीक है, ये देख लीजिए जोजिला टनल कहाँ पे है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित 14 से 15 किलोमीटर लंबी यह टनल, जो कि सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग ए नेशनल हाईवे 1 पर जोजिला दर्रे के नीचे लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित की जाएगी। तो जोजिला टनल कहाँ पे किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। कितनी लंबी होगी ये, 14 से 15 किलोमीटर लंबी होगी। और किस राजमार्ग पे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नेशनल हाईवे 1 में जोजिला दर्रे पे। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर किया जाएगा, ये लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। ये सुरंग है तो किसी दो जगहों को जोड़ेगी। तो ये सुरंग जो है श्रीनगर को द्रास एवं कारगिल से होते हुए लेह को जोड़ेगी। ठीक है, तो श्रीनगर को द्रास से एवं कारगिल से होते हुए क्या करेगी, लेह को जोड़ेगी। और ये संपूर्ण परियोजना के तहत देखा जाए टनल को जोड़ने वाले लगभग जो है 18.63 किलोमीटर लंबे संपर्क का निर्माण शामिल है। इस प्रकार इस परियोजना की लंबाई कुल कितनी हो जाएगी, 32.78 किलोमीटर जो है वो इस पूरी परियोजना की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टनल का जो निर्माण पूर्ण होने के बाद ये टनल जो है वो एशिया के सबसे लंबी द्विमार्गीय टनल हो जाएगा। आप इस टनल की पिक्चर देख सकते हैं, यही है आपका जोजिला टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कितनी ऊंचाई पर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। और किसको जोड़ेगा, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। कहाँ से होते हुए, द्रास और कारगिल से होते हुए जोड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 13.78 किलोमीटर होगी, ये जो संपर्क जो है स्थापित करने के बाद। ठीक है, और जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये है एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी जो है बायो डायरेक्शनल टनल हो जाएगी। ठीक है, ये है आपका जोजिला टनल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। अटल टनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर 2020 को मनाली हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पोर्टल द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल, अटल सुरंग रोहतांग को राष्ट्र को समर्पित किया। तो देखिए अटल टनल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। और इस टनल की जो लंबाई देख लीजिए कितनी है, वो 9.02 किलोमीटर लंबी है। और इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 10.5 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई है। और यह टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली, जो कि कुल्लू जिले को लाहौल स्पीति घाट से वर्ष पर्यंत जो है वो जोड़ती है। तो ये 12 मासी चलने वाला ये टनल रहेगा, यानी कि वर्ष के पूरे 12 महीने आप इस टनल के द्वारा जो है वो अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये किससे किससे जोड़ रहा है, ये कितनी किलोमीटर लंबी है, तो ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। और यहाँ पे देखा जाए 10.5 मीटर की चौड़ी ये टनल है। और ये किसको जोड़ रही है, हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ रही है। इसका निर्माण देखिए किसके द्वारा किया गया है, ये सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा किया गया है। और यह देखा जाए यह टनल जो है समुद्र से 3000 मीटर लगभग देखा जाए 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये हिमाचल की पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अगर पीर पंजाल पर्वतमाला पूछ दे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, रोहतांग दर्रे से ये गुजर रही है। रोहतांग दर्रे सारे देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के दर्रे और खासकर लद्दाख के दर्रे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि बहुत सारे दर्रे जो हैं थोड़ा सा इधर उधर चेंज हुए हैं, क्योंकि दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, इसलिए आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं, जो उत्तराखंड में दर्रे हैं, और थोड़ा वो जो अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हैं, ये सारे दर्रे आपको याद होने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आपको अटल टनल जो है किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा निर्माण किया गया। कितने हज़ार मीटर ऊंचाई पर है, ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि 10,000 फीट पर है। ये कौन से दर्रे में है, ये रोहतांग दर्रे में है। किसको किससे जोड़ रही है, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से वर्ष पर्यंत जो है वो जोड़ती है। अगला है हमारा चर्चा में, देखिए प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जितनी रही हैं उन्हें हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है गैस पाइपलाइन है वो दोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ठीक है। तो ये देखा जाए किसके बीच में, तो ये हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में, दोभी जो कि बिहार में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त देखिए किसको किसको लाभान्वित कर रही है, बिहार और झारखंड के 10 जिलों को लाभान्वित कर रही है। तो दोभी जो कि कहाँ पे, बिहार में, दुर्गापुर जो कि आपको पहले से पता होगा हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, और ये देखा जाए हल्दिया में ये पूरा जो गैस पाइपलाइन है किसको किसको, पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और झारखंड के 10 जिलों को लाभान्वित करती है। इसका निर्माण देख लीजिए गेल के द्वारा किया गया, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। ये क्या, इसकी बात करें तो ये कितनी लंबी है, ये 348 किलोमीटर लंबी है, दोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। और यह पाइपलाइन जो है वो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक अंग है। फ्रेंड, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में भी देख लीजिए, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो वर्ष 2016 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो वाराणसी से किया गया था, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना। इसी के तहत जो है दोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की स्थापना की गई है, जो कि कितनी लंबी है, 348 किलोमीटर लंबी है। अगर हम बात करें तो ऊर्जा गंगा परियोजना, फ्रेंड ये जो है इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसका लक्ष्य क्या है, जितने भी देश के जो पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप नेचुरल गैस PNG, ठीक है, और वाहनों के लिए CNG उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी से किया गया, उसका उद्देश्य है जितने भी देश के पूर्वी भाग के निवासी हैं उनको पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए LCNG उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परियोजना। अगला है हमारा कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देख लीजिए कहाँ है, इसका भी निर्माण देखा जाए किसके द्वारा किया गया, गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। कोच्चि मंगलूर कर्नाटक का देखा जाए तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, केरल हो रहे हैं और आपका कर्नाटक हो रहा है। ये कितनी लंबी है, लगभग 450 किलोमीटर की लंबाई वाली इस पाइपलाइन परियोजना की क्षमता देख लीजिए क्या है, 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, ठीक है। ये इसका क्या है, क्षमता है। बेसिकली आपको जितने भी परियोजना है उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि किस राज्य में है, कहाँ पे है, ठीक है। अगला है हमारा रामनाथपुरम थुट्टीकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रामनाथपुरम थुट्टीकुड़ी जिसे तूतीकुरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, उसका इस देखिए निर्माण किया गया और इसकी क्षमता देख लीजिए 8 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन है, ठीक है। अब आ जाते हैं जितनी भी चर्चा में रही हैं जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना पहला सबसे इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने जब करंट अफेयर्स अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे तो उसमें भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो पाकल दुल परियोजना है, देखिए ये क्यों चर्चा में है। तो इसका फ्रेंड देखा जाए तो ये कितनी क्षमता है, इसकी 1000 मेगावाट की ये क्षमता वाली जो है परियोजना कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। किस नदी पर है, मरुसुदर नदी पे है। मरुसुदर जो कि चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पाकल दुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पे है, मरुसुदर नदी पे। अभी हाल ही में हम लोगों ने चर्चा किया था ना, मरुसुदर नदी का जो मार्ग बदला गया है, जो इसको मार्ग का उद्घाटन किया गया था, तो इसके बारे में ही हम लोगों ने चर्चा किया था करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो वहाँ पे ही है ये, उसी लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी क्षमता देख लीजिए 1000 मेगावाट की है। मरुसुदर नदी जो कि चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उस पर एक अन्य परियोजना भी है जिसका नाम है बरसर जल विद्युत परियोजना जो कि निर्माणाधीन है। उसकी जो क्षमता देखा जाए तो वो 800 मेगावाट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बरसर जल विद्युत परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। कौन से, मरुसुदर नदी पर है। तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना। अगला है रतले पन बिजली परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे है, ये आप द रन ऑफ द रिवर परियोजना, यानी कि बहती हुई नदी में जो परियोजनाएं लगाई जाती हैं, यानी कि उनका
पानी में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आती है। इस परियोजना है रन ऑफ द रिवर रतले पनबिजली परियोजना। कहाँ पे है ये, इसकी क्षमता देख लीजिए, 850 मेगावाट की क्षमता वाली ये रतले पन बिजली परियोजना, जो कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है, लेकिन चिनाब नदी पर है। ध्यान रखिएगा, देखिए अभी हम लोगों ने क्या लिखा, पाकलदुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, मरुसुदर नदी पर। अगर ऑप्शन में चिनाब भी दे दे फ्रेंड और मरुसुदर नहीं दे तो आप चिनाब लगा देना, क्योंकि चिनाब की सहायक नदी पर है। ये वैसे देगा ऑप्शन में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो। और वहीं पे देखा जाए, अगर हम रतले पन बिजली परियोजना की बात कर रहे हैं, जो कि वो भी किश्तवाड़ा जिले में है, लेकिन ये चिनाब नदी पर है और ये रन ऑफ द रिवर परियोजना है। क्षमता क्या है इसकी, 850 मेगावाट है। अब लोहरी चरण, अगला है हमारा लोहरी चरण प्रथम जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पे है, ये देखा जाए तो 210 मेगावाट की क्षमता है। ये कई चरणों में बनेगी फ्रेंड, ठीक है, 3 चरणों में जाएगी, जिसके बारे में अभी जो इसकी शुरुआत देखी जाए तो वो हम पहला चरण देख रहे हैं, लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट की है, ये 210 मेगावाट की है। यह परियोजना कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में है। कहाँ पे है ये, सतलज नदी पर है। तो लोहरी जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कौन से जिलों में है, शिमला और कुल्लू जिलों में है ये परियोजना, और किस नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे अभी तक की जितनी परियोजनाएं थी, जिसमें से कि हमने गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के बारे में देखा जो चर्चा में थी, उसी के साथ साथ हम लोगों ने जल विद्युत परियोजनाओं को भी देखा। अगला देखते हैं सैला सुरंग। सैला सुरंग देखा जाए, ये निर्माणाधीन है, बहुत चर्चा में था। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग देखा जाए तो जून, इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको जून 2022 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जून 2022 में ये जो सैला सुरंग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वो शुरू हो जाएगा। ये कितनी ऊंचाई पर है, ये 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है यह सुरंग, और दुनिया के सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग होने की उम्मीद है। जैसे ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जैसा कि माना जा रहा है 2022 में हो जाएगा, उसके बाद ये जो सैला सुरंग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसके कार्य पूर्ण होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग हो जाएगी। ठीक है, अगला है माउंट हैरियट का नाम अब क्या होगा, माउंट मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। माउंट हैरियट सबसे पहले ये पूछेगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, अंडमान और निकोबार में का एक द्वीप है। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में जो है एक द्वीप जिसका नाम है माउंट हैरियट, उसका नाम बदल करके केंद्र सरकार ने क्या रख दिया, माउंट मणिपुर। फ्रेंड, माउंट हैरियट में जो देखा जाए, मणिपुर के एक राजा थे जिनका नाम था महाराजा, ठीक है, महाराजा कुलचंद्र। तो महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह, ठीक है, ध्वज सिंह इनका पूरा नाम था। तो जब 1857 की क्रांति वगैरह हो रही थी, उसके बाद से देखा जाए तो इन्होंने देखा, जो महाराजा, जो मणिपुर के महाराजा कुलचंद जो ध्वज है, और इनके साथ साथ जो अन्य 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, और उनको क्या किया गया था, काला पानी की सजा दी गई थी। कहाँ पे दिया गया था, माउंट हैरियट में, जो कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में से एक द्वीप है। काला पानी की सजा आप लोगों ने अंग्रेजों के समय सुना होगा, जिसको देखो काला पानी की सजा देते थे, तो ऐसे ही द्वीपों पर उनको अकेला छोड़ दिया जाता था। तो इन्होंने, ये चूंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने बहुत ही भारत के लिए इन्होंने बहुत युद्ध लड़े, तो उनके सम्मान में केंद्र सरकार ने इस माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या कर दिया, माउंट मणिपुर कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, माउंट हैरियट जो कि कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन, एरोमा पढ़ा है, एरोमा सुना होगा ना, सुगंधित है ना, तो एरोमिक गार्डन जो है वो सबसे बड़ा कहाँ पे खुला गया है, वो खुला गया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोला गया है। ठीक है, कहाँ पे, लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित गार्डन, एरोमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ध्यान रखिएगा। और इस उद्घाटन में पूरे भारत से सुगंधित प्रजातियों के कितनी विभिन्न प्रजातियां, 440 विभिन्न प्रजातियां हैं जो इस सबसे बड़े, जो देश का सबसे बड़ा एरोमिक गार्डन है, वो इसमें शामिल की गई हैं। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अगर गांव भी पूछे तो लाल कुआं में है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो फ्रेंड, अभी हाल ही में हमने उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया था। कब मनाया था, 9 नवंबर को मनाया था। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तरांचल के बाद इसने 2004 में या 2003 में उत्तराखंड अपना नाम रखा। और उत्तराखंड की बात करें, जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, देहरादून है। ठीक है, ये एक देहरादून है, और ये क्या है, शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, शीतकालीन राजधानी है। और अगर हम इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण जो है वो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है,
ये है, और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है, पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की राज्यपाल हैं। अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो लैंडफिल जो गैस प्लांट है, जो कि आप जिसकी पिक्चर देख रहे हैं, जो कि कहाँ पे लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। ये देख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट है। किसके द्वारा किया गया है, तो रामकी एनवीरो इंजीनियर्स लिमिटेड रिल ने हैदराबाद इंटीग्रेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट, जो कि तेलंगाना में दुनिया के पहले, ये दुनिया का पहला है और भारत के सबसे बड़े, यहाँ पे बड़े होना चाहिए था, बड़े नहीं बड़े, ठीक है, बड़े लैंडफिल गैस टू कंपोज्ड बायोगैस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया, हैदराबाद में किया गया, हैदराबाद तेलंगाना, और ये दुनिया का पहला है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो परियोजना है, जो ये लॉन्च की गई है, इंडियाज़ लार्जेस्ट लैंडफिल बायोगैस प्लांट, ये पूरे देश में फैले जो है लगभग 21 शहरों में, लगभग कितना, जो 6 मिलियन टन, ठीक है, 6 मिलियन टन प्रति वर्ष जो नगर पालिका के जो ठोस कचरे और 1 मिलियन टन से अधिक जो औद्योगिक संकटकारी कचरे का प्रबंधन करती है। ये जो आपका खोला गया है इंडिया का लार्जेस्ट और दुनिया का पहला जो है बायोगैस प्लांट, लैंडफिल बायोगैस प्लांट। ठीक है, अगला है भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में। ठीक है, बीजीयू कर सकते हैं। मैं भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटल नवाचार सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पे है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया, नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करने हेतु भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया। नवोन्मेष यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, जो नए नए विचार, जो नवोन्मेषी विचार हैं उनका समर्थन करना, उनका पोषण करना, यानी कि जो नए विचार जो हैं अभी पनप रहे हैं, जो जन्म ले रहे हैं, उन विचारों का पोषण करना, उनको समर्थन करना, ताकि आगे चल के ये जो विचार हैं वो बड़े विचारों का आकार ले सके और एक बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सके। जो नए नए विचार अभी समाज में पनप रहे हैं, सरकार उन विचारों को समर्थन करेगी, सरकार उन विचारों का पोषण करेगी, ताकि ये जो विचार जो पनप रहे हैं, जो अच्छे विचार जो कि आगे चल के समाज में एक बदलाव में मदद कर सकते हैं, उन विचारों को बड़े विचार के रूप में बदलने का प्रयास किया जाएगा। किसके द्वारा, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र के द्वारा, जो कि कहां पर स्थापित किया गया, शुरू किया गया, स्थापना की गई है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला, वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर। ठीक है, तो रोपवे जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अगर आप लोग हिल स्टेशन में गए होंगे तो कई लोग यहाँ पे बैठे भी होंगे, इसका आनंद लिए होंगे, तो ऐसा सेवा शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा शहर बना है, वो बना है वाराणसी, और भारत का पहला शहर बना है। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर सार्वजनिक परिवहन में, ठीक है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर होगा। और विश्व में देखा जाए, लापाज जो कि बोलिविया की राजधानी है, और मैक्सिको सिटी जो कि मैक्सिको की राजधानी, आपको लैटिन अमेरिका देश के बारे में पता होगा, ये वही देश है। ठीक है, तो वहाँ पे, और बोलिविया जो कि साउथ अमेरिका में आता है, वहाँ के एक जो शहर है लापाज जो कि बोलिविया की राजधानी, मैक्सिको सिटी, ऑलरेडी वहाँ पे कॉमर्शियल रूप से जो है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो है वाराणसी जो है वो तीसरा शहर दुनिया का बन गया और भारत का पहला शहर बन गया जहाँ पे सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। यह सेवा देखा जाए तो कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, गोदोलिया तक। जो लोग वाराणसी के होंगे उन्हें पता होगा ये क्षेत्र। और ये करीब देखा जाए इसमें कितने केबल होंगी, 220 केबल कार से ये उपलब्ध होंगी। इसकी लंबाई देख लीजिए, तो ये देखा जाए कितने किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 किलोमीटर, यानी कि 4.2 किलोमीटर की दूरी ये मात्र 15 मिनट में ये तय कर सकेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कि ट्रैफिक की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। बहुत कम समय में ही बहुत कई जगहों पे जाया जा सकता है। कहाँ पे, ये जो रोपवे सेवा शुरू किया गया वाराणसी, कहाँ से कहाँ तक, कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के गोदोलिया के बीच में। ये देख लीजिए कि इसकी पिक्चर है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं हमारा क्या है कि महाराष्ट्र राज्य आधारित वन्यजीव कार्य योजना 2020 और 21 2020-21
माफ़ करिएगा, 2021 से लेकर के 2030 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो वन्य जीव कार्य योजना 2020-21 से 30 से लेकर के जो देखा जाए तो जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, वो महाराष्ट्र बन गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, वन्य जीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने का सुझाव दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्य आधारित वन्य जीव कार्य योजना जिसका समय 2021 से लेकर के 2030 के बीच में रहेगा, उसको जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो इसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, इसकी राजधानी देखा जाए तो मुंबई है। ठीक है, सालसेट द्वीप पे स्थित है इसकी राजधानी मुंबई, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनका नाम है उद्धव ठाकरे। ठीक है, उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो भगत सिंह कोश्यार जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, 5 मोबाइल मेडिकल वैन। ठीक है, मोदी वैन। तो मोदी वैन को कहाँ से कहाँ शुरू किया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन का शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार के प्रमुख, क्योंकि गुजरात के भी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में ये दूसरा कार्यकाल अपना इनका चल रहा है। तो एक सफल कार्यकाल इन्होंने चलाया, फिर उसके बाद 2020 में उन्होंने पुनः दूसरा जो कार्यकाल इनका प्रारंभ हुआ 19 में। तो उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने इस कार्यकाल के पूरा होने के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 5 मोबाइल मेडिकल वैन है उसकी शुरुआत कहाँ से किया, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से किया। मोदी वैन के रूप में इसको जाना जाता है, 5 मोबाइल मेडिकल वैन। ठीक है, और ये वैन जो है फ्रेंड देखा जाए इस वैन में टेलीमेडिसिन शामिल है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, टेलीमेडिसिन सुविधाएं शामिल हैं। और इस वैन में देखा जाए एक ऐसी मशीन लगी है जो लगभग एक बार में 39 ठीक है 39 रक्त नमूनों की जांच कर सकते हैं, जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं उनकी जांच कर सकती है। वैन जो है एक साप्ताहिक मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेगी, और ये जो वैन है वो गाँव के लोगों में स्वच्छता, गाँव में जाएगी, वहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेगी, लोगों को प्लास्टिक मुक्त करने में लोगों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, और वैन जो है वो कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो ये वैन जो है इन्हीं सब उद्देश्यों से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, कौशाम्बी जिले से जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये चीज़। अगला है बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम। बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे विषय पर कहाँ पे सम्मेलन किया गया, कुशीनगर में किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, किस विषय पर, बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे। तो किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, यह जो पर्यटन है, पर्यटन मंत्रालय की योजना क्या है, बौद्ध सर्किट के कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, कपिलवस्तु, सारनाथ, बौद्ध गया समेत बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों तक पर्यटन आधारित संसाधन को अधिक विकसित करने की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे विषय पर कहाँ पे सम्मेलन किया गया, कुशीनगर में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ये किया केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, देखिए कहाँ पे है ये, राज्य पहली जो है राज्य स्वामित्व वाली, अभी तक देखिए केंद्र स्वामित्व वाली 2 थी, अब ये राज्य के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, ये किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे द्वारा कहाँ पे किया गया, नागपुर में किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली राज्य स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे, नागपुर में है। यह प्रयोगशाला प्रजातियों की पहचान करने, शिकारियों की पहचान करने में मदद करेगी, जिससे कि
वन्य जीवों के खिलाफ अपराध को खत्म करने में मदद मिलेगी। तो ये प्रयोगशाला जितने भी प्रजाति उनकी पहचान करने में मदद करेगा, इसी के साथ साथ जो शिकारी हैं उनकी भी पहचान करने में मदद मिलेगा, जिससे कि वन्य जीव के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो वन्य जीवों के खिलाफ, उनको कम किया जा सके, ठीक है, उनको खत्म किया जा सके। अगर हम वर्तमान में जो बात करें, जो डीएनए परीक्षण, जो वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है, वो वर्तमान में देखा जाए तो एक देहरादून में है और एक हैदराबाद में है। ये दो जो है, दो वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के स्वामित्व में। अब तीसरी जो बनी है वो नागपुर में बनी है, लेकिन ये राज्य महाराष्ट्र राज्य स्वामित्व के अधीन बनी है, ठीक है। तो राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला नागपुर। अगला है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन कौन सा है? नियो बोल्ट, ठीक है। तो ये स्वदेशी मोटर चालित जो है व्हील चेयर नियो बोल्ट है। तो प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवास के नेतृत्व में नियो बोल्ट का विकास किया गया है, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा किया गया है, किसके नेतृत्व में? वहाँ के प्रोफेसर है मद्रास आईआईटी की सुजाता श्रीनिवासन के द्वारा किया गया है नियो बोल्ट। तो पूछ सकते हैं नियो बोल्ट क्या है? तो नियो बोल्ट क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है। प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवास के नेतृत्व में ही देखा जाए भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई स्टैंडिंग व्हील चेयर, जिसका नाम है अराइज, भी आईआईटी मद्रास में विकसित किया गया। ये आप देख सकते हैं स्टैंडिंग व्हील चेयर है, ठीक है। इन्हीं के ये भी जो है विकसित किया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसका नाम क्या है? अराइज, ठीक है, स्टैंडिंग व्हील चेयर। अगला है भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग, ठीक है। तो ई वाहन यानी कि जो राजमार्ग है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस उपलब्ध होंगे, ताकि आप आपके अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल द्वारा स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। तो भारत जो है आपका भेल के द्वारा जो स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग जो है देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राज्य क्या है? वो बन गया है। तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग किसके द्वारा? भेल के द्वारा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल, ठीक है। वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल यानी कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल जो है वो कहाँ पे है? वो है देश का पहला, वो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। किसके नाम पे है? तो भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे स्टेशन होगा। सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन होगा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस रेलवे स्टेशन में देखा जाए सभी तरह की जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो इस स्टेशन पे लेस होंगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये अगर इनके किसके नाम पे रखा गया है? ये एक महान जो सिविल इंजीनियर थे, क्या नाम है इनका? एम विश्वेश्वरैया के नाम पे इस टर्मिनल का नाम रखा गया है। अगला है हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर दिया है। फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा, बस इसको शामिल इसलिए किया गया है कि हावड़ा जो कलकत्ता में है हावड़ा कालका मेल है, उसका नाम जो है रेल मंत्रालय के द्वारा बदल दिया गया है। उसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम पे इसका नाम रखा गया, इसलिए इसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है काफ़ी वेल डिफाइंड है आपके सिलेबस में। वहाँ उनसे संबंधित जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, करंट से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो पूछ सकता है कि जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम परिवर्तित करके नेताजी एक्सप्रेस करने का निर्णय लिया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। और ट्रेन संख्या देख लीजिए 12,311, 12,312, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा देखते हैं पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ठीक है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। तो कहाँ पे किया फ्रेंड? बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में किया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है, ठीक है, का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली जो है स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। क्या पे किसके लिए किया जा रहा है? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, ठीक है। अगला है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा।
कहाँ पे किया जा रहा है एयर टैक्सी सेवा फ्रेंड? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र की उड़ान, ठीक है, उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ के हिसार के लिए देश की पहली हवाई टैक्सी, एयर टैक्सी की सेवा शुरू की गई। ये सेवा किसके तहत किया जा रहा है? उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान स्कीम फ्रेंड पता ही होगा, उड़े देश का आम नागरिक, यही है उड़े देश का आम नागरिक। बहुत सस्ते बजट में जो है आप उड़ान जो आपका ये सेवाएं होती हैं, जो हवाई जहाज़ की सेवाएं होती हैं, बहुत सस्ते दरों पे आपको उपलब्ध होंगी, ताकि आप जो है नॉर्मल जो है जगहों पे जा सकें अगर आपको हवाई यात्रा करनी है। उसी उद्देश्य से देश का पहला जो है एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है शुरू की गई। हरियाणा राजधानी फ्रेंड क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? मनोहर लाल खट्टर। अगला है लक्षद्वीप पहला जैविक कृषि केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला जैविक कृषि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? लक्षद्वीप बना, जो कि 100% जैविक ऑर्गेनिक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, 100% जो है लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो किस तरीके से? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है में जो सभी जो कृषि कार्य हैं वो बिना किसी भी सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक उर्वरक के और कीटनाशकों के इस्तेमाल से किया जाता है यहाँ पे, जो कि पूरी तरीके से जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुँच प्रदान करती है। और इसी के साथ साथ देखा जाए कृषि को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल गतिविधि भी बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें, चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, जो पहला जो राज्य था जो कि 100% जो है जैविक राज्य बना था, वो ऑर्गेनिक स्टेट बना था, वो 2016 में बना था। कौन बना था? सिक्किम बना था। और सिक्किम जो है भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। ठीक है, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? कावारत्ती जो है वो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रशासक है उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो है वो यहाँ के प्रशासक हैं। अगला है फ्रेंड विधानसभा चुनाव के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव हुए थे इधर बीच 4 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश में। और पेट के जो लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें एक प्रश्न भी पूछा था, किसी विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी उसके बारे में पूछा गया था कि वो किस पार्टी से हैं, पार्टी का नाम पूछा था, इसलिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव को भी शामिल किया गया था। तो देखा जाए विधानसभा चुनाव जो कि 2021 में हुआ था, देख लेते हैं किन किन राज्यों में जो विधानसभा 2021 में हुआ था। तो पहला सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951-52 में देखा जाए देश में पहले आम चुनाव के साथ ही देखा जाए देश के सभी विधानसभाओं में भी चुनाव आयोजित किए गए। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए वर्ष 2021 में अप्रैल और मई माह में देखा जाए तो 4 राज्य कौन से हैं? केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु, और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव जो है वो संपन्न कराएगा। हम एक एक करके देखेंगे कि इन राज्यों में कौन सी पार्टी आई, उस पार्टी का प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किया गया, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तमिलनाडु विधानसभा। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 334 सीटें। इन 334 सीटों के लिए 6 अप्रैल 2021 को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से 133 सीटों के साथ डीएमके ने, और देखा जाए कि 66 सीटों के साथ एआईएडीएमके ने, और 18 सीटों के साथ देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और 4 सीटों के साथ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो देखा जाए अभी तक वहां पे तमिलनाडु का आपको पता ही होगा, अम्मा की पार्टी, ठीक है, जयललिता की पार्टी जो अक्सर हमेशा शासन में बनी रहती थी, उसकी हार हो गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कच्छगम जो है पार्टी जो है वहाँ पे अपना शासन बनाया, वहाँ पे अपनी सरकार बनाई। और यहाँ के जो प्रमुख है जिनका नाम है एमके स्टालिन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और एमके स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के राज्यपाल देखिए कौन है? RN रवि ने इन्होंने शपथ दिलवाई। एमके स्टालिन जो कि किस पार्टी से हैं? द्रविड़ मुनेत्र कच्छगम पार्टी से। यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 334 सीटें हैं, उसमें 133 सीटों के साथ इन्होंने सीटें जो है विजय अपना जो है चुनाव जीता। ठीक है, अगला केरला विधानसभा। केरल विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। केरल विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 140 सीटें हैं। इस सीटों के लिए भी 6 अप्रैल को 2021 को चुनाव संपन्न हुआ। इसमें देखा जाए 99 सीटें, चूंकि बहुमत पाने के लिए जो कि 71 सीटों की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसने कितने सीटें जीती? 99, यानी कि बहुमत से भी ज़्यादा इसने सीटें जीती, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा
की जीत हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की जीत हुई, जबकि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा केवल 41 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। यहाँ के मुख्यमंत्री का शपथ किसने ग्रहण किया? पिनरई विजयन जो है वो केरल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। और इसी गठन के साथ, सरकार के गठन के बाद ही पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया। केरला में जो है कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना जिसने लगातार दूसरी बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। ठीक है, केरला के जो है राज्यपाल केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनराई विजयन जो है। ठीक है, 140 सीटों के लिए हुआ था, 99 सीटों के साथ। किस पार्टी से है? वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, जिसका नेतृत्व वाम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। अगला है पश्चिम बंगाल चुनाव, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल से ही संबंधित प्रश्न आया था। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो है वो भी हुआ, कितनी सीटों के लिए हुआ? 294 सीटों के लिए हुआ। और इसमें देखा जाए तो 213 सीटें जो थी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने, और देखा जाए 77 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने, और एक सीटें जो है वो स्वतंत्र उम्मीदवार और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने जीता। तो देख लीजिए, इन्होंने भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कितने? 294 में 213 सीटें जीता भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसकी प्रमुख कौन है फ्रेंड? ममता बनर्जी। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस कुल मतों का 47.94% के साथ देखा जाए विजयी रही हैं, और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 38.13% जो है उनको वोट हासिल हुआ। पश्चिम बंगाल यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड? जगदीप धनखड़। ठीक है, धनखड़ जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले पे चलते हैं, और अगला है असम विधानसभा चुनाव। जो असम विधानसभा चुनाव के बारे में अगर बात करते हैं तो असम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 126 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पे जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें देखा जाए तो 75 सीटों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जीत हासिल की। और यहाँ के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसने किया? हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ के जो है शपथ ग्रहण किया। और असम काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? प्रोफेसर जगदीश। ठीक है, जगदीश मुखी जो है वो यहाँ के राज्यपाल। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, असम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 2 राष्ट्रीय उद्यानों का जो अभी स्थापना हुई रिसेंटली, 2 राष्ट्रीय उद्यान बने, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गया असम में। कार्बी आंगलोंग जो समझौता हुआ था, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बी आंगलोंग समझौता भी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। अगला है पुडुचेरी विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी चुनाव हुआ था। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी विधानसभा। यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं फ्रेंड? विधानसभा की 30 सीटें हैं। और इसमें जो संपन्न चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीटें मिली। ठीक है, 23 सीटों में से 6 सीटें भाजपा को प्राप्त की, और राजग में शामिल भाजपा के अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें जीतकर राजग को सत्ता में स्थापित कर दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम है एन रंगास्वामी, जो कि ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से ने पुडुचेरी में नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। अब हम अगले बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि कुछ देखे होंगे भी हाल ही में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें से हम गुजरात को देखते हैं, जिसमें से हमने उत्तराखंड को देखा, जिसमें से हमने देखा जाए तो पंजाब का देखा। तो अब हम देखते हैं कि उनके जब इस्तीफा देने के बाद कौन से नए जो मुख्यमंत्री बने उनको भी देख लेते हैं। तो निम्नलिखित राज्यों के नए मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल। पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में देखा जाए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने के बाद वहां के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित ने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ठीक है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए फ्रेंड? चरणजीत चन्नी बन गए। वहां के राज्यपाल कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित ने उनको शपथ दिलाई। और पंजाब अभी हाल ही में क्या किया है? पंजाब ने अपने राज्य में पंजाबी भाषा को पूरी तरीके से स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की बात अगर हम करें तो गुजरात में विजय रूपाणी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और फिर उसके बाद गुजरात के जो 17वें मुख्यमंत्री के तौर पे जो शपथ लिया वो लिया भूपेंद्र पटेल ने लिया। यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड गुजरात के? आचार्य देवव्रत
व्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत सिंह जो है वो यहाँ के मुख्य राज्यपाल हैं और इन्होंने भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई, ठीक है, नए मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरात के, जो कि 17वें मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्थान पे जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उनके जो है तीरथ सिंह रावत के स्थान पे नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, 11वें नंबर पे हैं। और तीरथ सिंह रावत जो है सबसे कम दिनों के यानी कि 114 दिनों तक के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत मात्र इतने ही दिनों के लिए बनाए गए थे उत्तराखंड। यहाँ के जो राज्यपाल हैं फ्रेंड वो है गुरमीत, ठीक है, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। कर्नाटक के जो पूर्व देख लीजिए, कर्नाटक है अगला। पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा के पद से इस्तीफा देने जाने के बाद कर्नाटक के जो 30वें मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ किया, किसने लिया, बसवराज बोम्मई ने, ठीक है। तो बसवराज बोम्मई ने नए मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत, ठीक है। थावर चंद गहलोत जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लेते हैं, देखिए पंजाब के देख लीजिए मुख्य जो राज्यपाल उनको भी देख लेते हैं जो नए नए राज्यपाल बने। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन बने हैं फ्रेंड, बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसके पहले कौन थे, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो थे, तो ये पूर्व राज्यपाल थे पंजाब के। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के वर्तमान में कौन बनाए गए हैं, गुरमीत सिंह बनाए गए हैं। किसके स्थान पे, गुरमीत सिंह होना चाहिए था, गुरमीत सिंह, और ये बनाए गए हैं बेबी रानी मौर्य के स्थान पे, ठीक है। नागालैंड के भी नए राज्यपाल बनाए गए, जगदीश मुखी को बनाया गया है और यहाँ के पूर्व राज्यपाल कौन थे, RN रवि थे। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन है, RN रवि हैं, जो कि बनवारी लाल पुरोहित का स्थान इन्होंने लिया है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये देख लेते। तो गैर बैंकिंग वित्तीय निगम NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो के 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। NBFC के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। कितने का है ये, 300 मिलियन यूरो का है ये और ये 7 वर्ष का यूरो बॉन्ड है ये। यह किसी भारतीय NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी पहला यूरो बॉन्ड, भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। अगर हम बात करें इसके बारे में, नोट में देखिए क्या हुआ है, अप्रैल 2021 में देखा जाए, गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित निगम बॉन्ड जो है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी किया गया था। किसके, जो सूचीबद्ध किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, किसका किया गया था, गाजियाबाद नगर निगम का किया गया था। दूसरा फ्रेंड लखनऊ नगर निगम का किया गया था, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना, यानी कि देखा जाए ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में जो मेडिसिन को पहुंचाया जाना, ये एक योजना चलाई गई थी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किसके द्वारा चलाई गई थी, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई। कहाँ से प्रारंभ किया गया, तेलंगाना के विकाराबाद जिले से प्रारंभ किया गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके साथ ही तेलंगाना जो है टीकों यानी कि वैक्सीनेशन से युक्त पेलोड की आपूर्ति के लिए दृश्य सीमा से परे उड़ान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो उद्देश्य क्या है, ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना। तेलंगाना की बात करें फ्रेंड, तेलंगाना जिसका राजधानी क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। और यहाँ के CM कौन है, के चंद्रशेखर राव जो हैं वो यहाँ के CM हैं, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदररंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सौंदररंज जो है वो यहाँ के राज्यपाल। और फ्रेंड 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है। अगला है हृदयघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक, ठीक है। हृदयघात शोध के लिए भारत का पहला बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया, ये देखते हैं कहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में भारत का पहला हृदयघात शोध बायो बैंक, नेशनल हार्ट फेल्योर बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया गया, केरल में किया गया। केरल में कहा गया, उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया, ठीक है। बायो बैंक, सबसे मेन चीज़ बायो बैंक क्या होता है, बायो बैंक जो है ये बायो बैंक क्या करेगा, जो हृदय की विफलता के रोगी, जो हार्ट फेलियर जो पेशेंट हैं या फिर जिनका चयापचय, जिनका मेटाबॉलिज्म और जितना भी जो कि
ओमिक्स मार्करों का अध्ययन करने के लिए ये बायो बैंक खोला गया है। कहाँ पे खोला गया? केरल में खोला गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस इंस्टीट्यूट में किया गया? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यह बायो बैंक देखा जाए भारतीय बच्चे और वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारियों और हृदय घात के बारे में अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान करेगा। और बात करें केरल, जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड? तिरुवनंतपुरम है। कौन है सीएम यहाँ के? अभी हम लोगों ने बात किया, पिनराई विजयन है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। अगला है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्थलों की। एक एक करके जितने भी राष्ट्रीय स्थल हैं, जितने भी राज्य हैं, उनसे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे एक एक करके फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाराणसी में। तो सबसे पहले वाराणसी की अगर हम बात करें तो देखा जाए यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। तो रुद्राक्ष का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ से किया? वाराणसी में रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। ये देखिए रुद्राक्ष है, इसकी जो छत देखिए फ्रेंड शिवलिंग के आकार की बनाई गई है और ये जापान के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है रुद्राक्ष वाराणसी। वाराणसी से संबंधित एक और बात की बात करें तो वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2021 को किया गया था ग्राम उजाला योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उजाला यानी कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल स्कीम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, उजाला योजना। और ये इसमें क्या है कि 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे एलईडी बल्ब को प्रदान करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस योजना का जो पहला चरण फ्रेंड प्रारंभ किया गया था वो भी ध्यान रखिएगा, वो बिहार के आरा जिले, ठीक है, बिहार के आरा जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला चरण, ये दूसरा चरण जिसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? वाराणसी से किया गया। कब किया गया? 24 मार्च 2021 को किया गया। 10 रुपए में जो है एलईडी उपलब्ध कराना। ठीक है, यही है ग्राम उजाला योजना। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गोवा। गोवा से संबंधित न्यूज देख लेते हैं क्या है। गोवा, सबसे पहले ये जान लीजिए, गोवा जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड? पणजी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा। ठीक है, गोवा जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड? देखा जाए तो प्रमोद सावंत जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आ जाइए गोवा के बारे में बात करते हैं। गोवा जो है, गोवा देश का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त हुआ है। तो रेबीज मुक्त से होने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। चूंकि गोवा में 2018 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम था रेबीज मिशन। ठीक है, मिशन रेबीज चलाया गया था 2014 में चलाया गया था रेबीज मिशन। और फिर उसका 2018 से मतलब 3 साल तक कोई भी वहाँ पे रेबीज का केस नहीं आया। और इसके वजह से गोवा जो हो गया देश का पहला राज्य बना जो कि रेबीज मुक्त है। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा में खोला गया। ठीक है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। तो गांव के क्षेत्रों में जो 100% घरों में जो है नल से जल पहुंचाया जाएगा, किस राज्य में? गोवा में। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना गोवा बना। ठीक है, शुद्ध जल से सुजलाम कहा जाए पूरी शहर। ठीक है, उड़ीसा, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सैंड ड्यून यानी कि रेत का टीला का निर्माण जो पार्क बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? गोवा में बनाया जा रहा है। इसके लिए बस विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दिया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला रेत का टीला पार्क बनाया जा रहा है, गोवा में बनाया जा रहा है। गोवा जो कि पहला रेबीज मुक्त देश बना, राज्य बना है। गोवा में पहला जो है भारत का पहला शराब संग्रहालय खोला गया है। और गोवा जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घर में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये था गोवा से संबंधित। अगला देखते हैं केरल। केरल जिसकी राजधानी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब हम केरल की बात करते हैं तो केरल फ्रेंड क्या है? केरल में सबसे पहले क्या क्या किया गया है ये देख लेते हैं। केरल की पुलिस के द्वारा तिरुवनंतपुरम में अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र जो है वो लॉन्च किया गया है। तो पहला जो है ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? केरल पुलिस द्वारा तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा किया गया है? केरल में खोले जाने की घोषणा किया। ये डिजिटल विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय।
एनआरसी, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना, केरल बना। आपको एनआरसी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए फ्रेंड। एनआरसी जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। फ्रेंड ये रजिस्टर है, रजिस्टर यानी कि किसी चीज का ब्यौरा रख रहा है, किसी चीज का विवरण रख रहा है। तो इसमें किसका विवरण है, जो देश के सभी जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनका विवरण है। इसको कब बनाया गया था फ्रेंड, इसे बनाया गया था 1951 की जनगणना के पश्चात इस रजिस्टर को तैयार किया गया था। और इस जनगणना के यानी कि 1951 की जनगणना के दौरान जितनी भी गणना किए गए थे उन सभी व्यक्तियों का विवरण जो है वो इस रजिस्टर में शामिल है। ठीक है, बात करें कि ये इस रजिस्टर का इतना विद्रोह क्यों हो रहा है, उसके पहले ये समझ लीजिए कि एनआरसी है क्या। तो एनआरसी जो है, एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू किया जाता है। इसको लागू देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। ये एक तरीके से जो एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू किया जाता है जहाँ देश के नागरिक जो हैं, जो अन्य देश के जो नागरिक हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। तो एनआरसी क्या बता रहा है, एनआरसी अब ये एनआरसी की जो रिपोर्ट है, जो एनआरसी है वो ये बताती है कि कौन जो है वो भारतीय है और कौन भारतीय नहीं। यानी कि अगर किसी राज्य में बाहरी लोग आ रहे हैं तो वो उनका इस रजिस्टर में नाम नहीं होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस रजिस्टर में जिनका नाम है वो भारतीय और जो इस रजिस्टर में नहीं है वो भारतीय नहीं है, वो गैर भारतीय है। ये रजिस्टर जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करता है। और इस भारत में जो अब तक केवल एक ही राज्य में एनआरसी जो है वो लागू किया गया है, वो कौन सा राज्य है, असम है। ठीक है, असम है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किए गए हैं जो कि 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1977। तो ये वो डेट है जब बांग्लादेश जो है देश बना पाकिस्तान से अलग होकर के। 1971 25 मार्च 1971 के पहले के लोगों का असम के रजिस्टर, एनआरसी रजिस्टर में इसका नाम शामिल किया गया। हाल ही में ये काफ़ी विवादपूर्ण रहा है, लगभग आप लोगों को पता ही होगा। एनआरसी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है, इसीलिए इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना था वो केरल बना था। और इसको लेकर के एनआरसी में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया कि चूंकि लागू करना नहीं लागू करना, तो उन्होंने बताया कि एनआरसी तैयार करने से जो नागरिक और गैर नागरिकों की पहचान होती है और ये किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य अभ्यास है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की धरती पर कौन हमारा है, कौन हमारे नागरिक है और कौन जो गैर नागरिक है। ये इसको वेल डिफाइन करता है आपका एनआरसी। लेकिन इसके काफी विद्रोह हो रहे हैं, काफी राज्यों के द्वारा इसको अप्लाई नहीं करने की बात की जा रही है। इसको मैंने थोड़ा सा आपको मोटा मोटी समझा दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य है वो है केरल है। सब्जियों की बात कर लेते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को बता दे रही हूँ, बाकी जब इकोनॉमिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे है। तो सब्जियों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, केरल बना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, वो तय किया जाता है भारत सरकार के जो अधीन एक कार्यालय जिसका नाम है CACP यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है वो लागू किया जाता है। और ये आयोग जो है वो किसके अधीन है, ये कार्यालय वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के का संलग्न ये कार्यालय, इसी के द्वारा एमएसपी तय की जाती है। और ये एमएसपी किसके तहत तय किया जाता है, ये खेती में जो लागत आती है, खेती में जो लागत आती है उसी के आधार पर ये जो फसलों की न्यूनतम कीमत को तय करता है और फिर सरकार को सुझाव देता है। सरकार के पास जैसे ही सुझाव जाएगा, सरकार इस आधार पे जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जियों पर लागू कर देती है, फसलों पर लागू कर देती है। मौजूदा समय में देखा जाए तो फ्रेंड 23 फसलों पर एमएसपी जो है वो आपका लागू है, जिसमें से देखा जाए 7 जो है वो अनाज पे है, 5 जो है वो दलहन पे है, 4 जो है वो कॉमर्शियल फसलों पर लागू किया गया है और 7 जो है वो आपका तिलहन पर लागू किया गया है। तो 23 फसलों पर ध्यान रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लागू है। ठीक है, और सब्जियों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, केरल बन गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट से पहले भी कुछ और भी संबंधित तथ्य हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया, केरल में किया गया। ठीक है, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, महिला व्यापार केंद्र केरल में। सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल। ठीक है, तो सारे जो क्लासरूम होंगे वो हाईटेक होंगे, ये सरकारी स्कूलों में ये पहला जो है राज्य केरल है। वहाँ पे एजुकेशन वगैरह सबसे ज़्यादा आपको ही पता है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। कोझीकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया, तो केरल के कोझीकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया। तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल में देश के पहले चिकित्सीय उपकरण
पार्क का शिलान्यास किया गया। तो चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जिले के थोनकल में, ठीक है, थोनक्कल में। कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। तो हाथियों के पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया कोट्टूर जो कि केरल में। अच्छा, यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि हाथियों, देश में हाथी का अस्पताल, पहला हाथी अस्पताल जो था वो कहाँ पे खोला गया? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मथुरा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया, जहां पे मथुरा जिले में, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में खोला गया, जहां पे घायल और बीमार हाथियों के इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल जो है उसका संचालन किया गया है। देश के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल, और वहीं हाथी जो है पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया कोट्टूर में। कोच्चि पोर्ट पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो सागरिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कोच्चि पोर्ट के पे किया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका। अब उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में देख लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? कालिका रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया पहले वन चिकित्सा केंद्र का, ठीक है। तो वनों की चिकित्सा, जो वहाँ पे पेड़ पौधों को जो बीमारियां लग जाती हैं उन सब के इलाज के लिए जो चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया, वन चिकित्सा केंद्र, उत्तराखंड की कालिका रानीखेत में उद्घाटन किया गया। भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी केंद्र ऐप जो है वो भूकंप अलर्ट लॉन्च किया, किसने किया? उत्तराखंड ने किया। कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तराखंड। तो कृषि भूमि को पट्टे पर देगा कौन देगा? वो देगा उत्तराखंड राज्य देगा, ठीक है। इस नीति को लागू किया है। ऋषिकेश में भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम खोला गया। कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है। तो ऋषिकेश में भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क जो है वो खोला गया है नैनीताल में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नैनीताल जिले में लिंगाधार, जिसको हम खुरपा ताल के नाम से जानते हैं, लिंगाधार में भारत के पहले मार्स गार्डन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो मार्स गार्डन का उद्घाटन जो किया गया है वो नैनीताल जिले के लिंगाधार में किया गया है। चमोली जिले के माड़ा गांव में विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर उद्घाटन किया गया। फ्रेंड, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया था कि इतने जो है उच्च ऊंचाई पर इस हर्बल पार्क का जो उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे विभिन्न औषधियों और सांस्कृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजाति हैं, ठीक है, जो औषधि के लिए महत्वपूर्ण है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से अल्पाइन जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना और उनके प्रसार, उनके आवासीय परिस्थिति पर शोध करने के लिए इस हर्बल पार्क की जो है वो स्थापना की गई। बहुत ऊंचाई पर जो है अल्पाइन जो है पौधे जो होते हैं, जो प्रजातियां होती हैं पाई जाती हैं, इसकी संरक्षण के लिए, इन्हीं के प्रसार के लिए इसका उद्घाटन किया गया 11,000 फीट पे। कहाँ पे? चमोली, उत्तराखंड, ठीक है। भारत का पहला क्रिप्टोकेमिक गार्डन खोला गया। कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में खोला गया, ठीक है। क्रिप्टोकेमिक गार्डन टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे एकल लेन मोटोरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांडी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में किया गया, उत्तराखंड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित जो पहला है और देश के लिए पहला है वो आपको एक साथ ही बताया जा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक, जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु जो है वो यहाँ की राजधानी है और यहाँ के सीएम कौन है? हम लोगों ने बात किया था बसवराज बोम्बई जो थे वहाँ के सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। अब आइए कर्नाटक से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित है। अरण्य फ्रेंड जंगल को कहा जाता है। तो अरण्य भवन में स्थापित किया गया है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम में। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा बना है फ्रेंड? कर्नाटक बना है, ट्रांसजेंडर को आरक्षण देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला पहला राज्य फ्रेंड कर्नाटक है। इसकी देखिए अध्यक्षता, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? 2020 की कस्तूरी, ठीक है, देखा जाए कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 2020 की, और इसके क्रियान्वयन के लिए जो आदेश जारी करने वाला पहला राज्य वो है कर्नाटक है।
बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल जो है वो खोला गया है, बेंगलुरु में खोला गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम। अब आ जाते हैं उड़ीसा पे। काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा के बारे में देखा, अब आज देख लेते हैं उड़ीसा से संबंधित तथ्यों को। तो देखा जाए, भुवनेश्वर जो है 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। ठीक है, तो 100% कोविड टीकाकरण हासिल करने वाला, कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है फ्रेंड? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ पे देखा जाए तो पुरी, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो पुरी जो है वो 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध जल मुहैया कराएगा। शुद्ध जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन सा बन गया है फ्रेंड? पुरी बन गया है। ठीक है, तो पुरी, भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र जो है वो खोला जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में भारत का पहला विश्व कौशल खेल। आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन बना? उड़ीसा बना। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में किया जाएगा। तो आपको भी पता है, काफ़ी ज़्यादा ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का, खासकर समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील रहता है, काफ़ी ज़्यादा तूफान से ये क्षेत्र प्रभावित रहता है, आपको ये बात पता है। और यही कारण है कि पहला जो थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है वो उड़ीसा में किया गया है। ये भारत का पहला है। ठीक है, उड़ीसा, जिसकी राजधानी फ्रेंड कौन है? भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड? नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के सीएम है। और अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो गणेशी लाल जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला है सिक्किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? गंगटोक जो है वो यहाँ की राजधानी। और यहाँ के सीएम देखिए, PS गोले जो हैं वो यहाँ के सीएम है। मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, गोले यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल देखिए, गंगा प्रसाद जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अब आ जाते हैं सिक्किम से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। तो भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? सिक्किम में किया गया। वेनेडियम आधारित यह है हरित सौर ऊर्जा संयंत्र। भारतीय सेना द्वारा अपने सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने हेतु उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। तो ये भारतीय सेनाओं द्वारा पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ सिक्किम में किया गया, जितने भी उनके सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के उद्देश्य से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पे आ जाते हैं। हिमाचल, जिसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ पे है? शिमला। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, शिमला। और फिर उसके बाद अगर यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ के सीएम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? जयराम। ठीक है, जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल देखिए, राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, आर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला देखें, कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, यानी कि स्केटिंग पार्क का जो है वो स्थापित किया गया। ये आप देख सकते हैं। तो बर्फों में जो स्केटिंग करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने किया भी होगा। तो वो सबसे पहला जो भारत का पहला इंडोर स्की जो पार्क स्थापित किया जा रहा है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है कुफरी। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो ई कैबिनेट को लागू किया गया है। 100% घरों में LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ के घरों में 100% LPG गैस कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। आज आ जाते हैं असम। असम फ्रेंड, जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। और यहाँ के कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। और आ जाइए तथ्यों पर आ जाते हैं असम से संबंधित। तो भारत का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाने वाला राज्य बना। कौन सा बना? असम बना। तो भारत का पहला आनुवांशिक रूप से जो संशोधित रबर प्लांट बनाया, जो लगाया, वो असम लगाया। ऐसा करने वाला असम पहला राज्य बना। विश्व का पहला है ये। बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र जिसका नाम है द यंग माइंड्स, उसको शुरू किसके द्वारा किया गया? असम राज्य के द्वारा शुरू किया। तो असम राज्य जो है वो बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड जो है शुरू करने वाला पहला राज्य है। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? असम के दरांग जिले में रखी गई है। और ये पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय है।
पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? डिब्रूगढ़, असम में किया गया है। ये पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल है। जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में कहाँ किया गया? तो जोगीघोपा में किया गया। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी फ्रेंड का है मुंबई है। आइए उससे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में क्या क्या चीजें हैं। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है। तो ब्लॉकचेन तकनीकी पर जो धांधलियां होती थी, आपके जो संबंधित मार्कशीट से संबंधित जो धोखेधड़ी होती थी, उन सब को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने का निर्णय लिया और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। वहीं बात करें, पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला जाएगा। तो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? महाराष्ट्र में खोला जाएगा। महाराष्ट्र में कहाँ खोला जाएगा? पुणे में खोला जाएगा। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल, ठीक है, जो कपड़ा मिल है वो सौर ऊर्जा से संचालित होगी और ऐसा जो है एशिया का पहला जो है मिल बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? महाराष्ट्र के परभणी जिले में। ठीक है, भारत की जो पहली सूती वस्त्र उद्योग का फ्रेंड 1818 में शुरुआत की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग पहली बार जो सूती कपड़ा मिल लगाई गई थी वो कोलकाता में ही लगाया गया था। 1818 में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया था? फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था। और फिर लेकिन जो आधुनिक जो है पहली जो भारतीय आधुनिक जो सूती कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था 1854 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड विकिंग के द्वारा किया गया था। वो एक स्थानीय फारसी उद्यमी थे, फारसी उद्यमी के द्वारा किया गया था 1854 में। ठीक है, नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? नागपुर के पहले LNG निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का उद्घाटन नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र। अगला है फ्रेंड गुजरात। अगर हम गुजरात की बातें करते हैं तो आ जाइए गुजरात पे देख लेते हैं। गुजरात में देखा जाए तो केवड़िया गुजरात में पहला क्षेत्र होगा जहां केवल ई वाहन संचालित होगा। ठीक है, केवड़िया देखिए इंपॉर्टेंट हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पूरी रूप से संचालित करने वाला देश का पहला क्षेत्र कौन है? केवड़िया। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है ये। ठीक है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है स्थापित की गई है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। तो लिथियम जो रिफाइनरी गुजरात में स्थापित किया गया। सूरत में अमेजन इंडिया ने अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ शुरू किया? गुजरात में किया। गुजरात में कहाँ पे किया? सूरत में किया। यूट्यूब चैनल द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना। कौन सा बना? जो गुजरात उच्च न्यायालय जो बन गया। ठीक है, तो गुजरात उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय है जिसने यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण किया। ठीक है, भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में देखा जाए अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप जो है वो अवार्ड सम्मानित किया गया। किसके तहत? भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार के तहत। कच्छ जिले के विद्याकोट गांव के पास देखा जाए देश के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया गया। तो देश का सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन गुजरात में किया गया। कहाँ पे किया गया? कच्छ जिले विद्याकोट में। हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी फ्रेंड कहाँ पे? भोपाल में है। और यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड? शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के सीएम है। और देखा जाए मंगभाई जो पटेल जो है वो यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, ये आपका रिवीजन हो गया। होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखा गया है। तो नर्मदापुरम जो रखा गया है किस जिले का नाम बदल करके? होशंगाबाद जिला जो कि मध्य प्रदेश में। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि इंदौर में भारत के ऑटोमोबाइल हेतु एशिया के सबसे लंबे और विश्व के सबसे लंबे नेट्रेक्स यानी कि नेशनल ऑटोमोटिव टैक्स ट्रैकर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा उसमें मध्य प्रदेश में। अगला देख लेते हैं बिहार से संबंधित। बिहार जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश। ठीक है,
नीतीश कुमार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड? फागू चौहान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। देखते हैं बिहार में क्या हुआ। तो एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला जो राज्य बना वो कौन सा बना फ्रेंड? बिहार बना। एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बिहार है। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो जो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा। यहाँ के 2 हरित शहर जिसका नाम है राजगीर और बोधगया बनने की घोषणा, यानी कि बिहार का 2 शहर जो होगा वो हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। और ये 2 शहर जो हरित शहर बनेंगे वो कौन से हैं? राजगीर हैं और जो आपका बोधगया है। ठीक है, अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी फ्रेंड हैदराबाद है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है वो यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जानवरों के लिए पहली सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। तो सरकारी एम्बुलेंस किसके लिए? जानवरों के लिए। तो ऐसा स्थापित करने वाला जो राज्य है भारत का पहला जो है वो आंध्र प्रदेश है। भारत विजयवाड़ा में भारत का पहला एक्वा फार्मर कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? भारत ने विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये कॉल सेंटर है जिसका टोल फ्री नंबर क्या होगा? 1800 425 4648। ठीक है, तो ये इसका टोल फ्री नंबर होगा जो कि ये किसके लिए होगा? एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर के लिए। कॉल सेंटर जो एक्वा से संबंधित जो फार्मर्स होंगे ना, जो इनसे मछलियों से संबंधित जो कार्य करते हैं उनके लिए कॉल सेंटर जो है वो शुरू किया गया है। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे। बात करें अगर तमिलनाडु में, तमिलनाडु जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के हम लोगों ने बात किया था नए सीएम बने हैं, कौन बने? एम.के. स्टालिन जो है वो यहाँ के सीएम बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में देख लेते हैं जिसकी राजधानी चेन्नई है। वहाँ चेन्नई में भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण यहाँ पे होगा, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। तो वेटलैंड जो होता है उनके संरक्षण के लिए उनके प्रबंधन केंद्र जो स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया है। थलाईवासल यानी कि सलेम जिला में एशिया के सबसे बड़े पशुधन अनुसंधान केंद्र एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंसेस का उद्घाटन किया गया। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु के थलाईवासल जो कि सलेम जिला में। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में देखा जाए स्थित सिरुवानी पहाड़ियां जो हैं तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित हुई हैं। तो तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर जिले में स्थित जो है सिरुवानी पहाड़ियां। तो सिरुवानी पहाड़ियां ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। तो गुरुग्राम में स्थित फरुखर नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो लॉन्च किया गया है, ग्रेन एटीएम, जिसका नाम है अन्नपूर्ति के स्थापना की गई। तो अन्नपूर्ति जो है भारत देश का पहला अनाज एटीएम है, यहाँ पे स्थापित किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। चंडीगढ़ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। ठीक है, चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई है। और वहीं चंडीगढ़ जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है वो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। लद्दाख पे आ जाते हैं। लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख जिसकी राजधानी फ्रेंड देखा जाए तो लेह है। और यहाँ पे देखा जाए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। लेह में 11,562 फीट की ऊंचाई पर मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर है। और ये लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर है। तो लद्दाख में जो है वहाँ पे 11,562 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर जो है वो शुरू किया गया है। और ये मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर, इसमें पहली मूवी फ्रेंड शेरशाह लगी थी। और यहाँ पे देखा जाए शेरशाह जिसको विक्रम बत्रा पे आधारित ये मूवी थी, जो कारगिल के युद्ध में जो शहीद हुए थे उन्हीं के आधार पर ये मूवी बनी थी शेरशाह। वही इस मूवी में यहाँ पे पहले इस मूवी का प्रसारण किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर है, कहाँ पे? लेह में।
लद्दाख का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इसका नाम क्या है फ्रेंड, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम किसी नदी पर रखा गया है। तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो लद्दाख का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, ठीक है। और इसका नाम जो है वो किसी नदी यानी कि सिंधु नदी पता ही है, उसी के नाम पर रखा गया है। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला डोज देने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला डोज जो 100% वैक्सीनेशन कराया वो लद्दाख ने कराया। लेकिन अगर राज्यों में पूछे तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाया था। और अगर शहर पूछे फ्रेंड तो भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा, तो भुवनेश्वर जो है जो कि उड़ीसा की राजधानी, वो 100% टीकाकरण वाला पहला शहर बन गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों को सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, स्थापित करने वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कहाँ पे किया है, कानपुर में किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा मथुरा रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, मथुरा रिफाइनरी में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। और ये देश का पहला है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों और इसी के साथ साथ हमारा जो है नेशनल करंट अफेयर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम बात करें तो भारतीय सेना द्वारा कश्मीर के गुलमर्गा में स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम एक अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है। उस अभिनेत्री का क्या नाम है, बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन। ये प्रश्न फ्रेंड अभी पेट में भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो विद्या बालन के नाम पर जो है भारतीय सेना द्वारा उत्तरी कश्मीर के गुलबर्गा में स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। 100 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना, कौन सा बना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 100 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही, कहाँ पे की जा रही है, वो की जा रही है छत्तीसगढ़ में की जा रही है, ठीक है। भारत के पहले एथेनॉल। वही बात करें भारत का पहला उपयोग प्लास्टिक मुक्त जो हुआ है, भारत का पहला एक उपयोग प्लास्टिक मुक्त यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और यह ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों ने बात किया तो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंध जो है इस पर लगाना शुरू कर दिया गया है। और 1 जुलाई, देखिए डेडलाइन सरकार ने जो जारी किया है वो 1 जुलाई 2022, तो 1 जुलाई 2022 तक इन पर पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक पर, ठीक है। और ऐसा मुक्त जो हवाई अड्डा बना है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का पहला हवाई अड्डा बना है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है नई दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का। वही हम बात करें भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है, कौन सा हुआ है, पुडुचेरी का हवाई अड्डा। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ है, किसका, पहला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना, कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। तो शहरी क्षेत्रों में जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना, कौन सा बना, पश्चिमी रेलवे जोन, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है वो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का अगर हम हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे तो फ्रेंड वो कहाँ पे है, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। और ये रेलवे जोन जो है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है। 17 रेलवे जोन है भारत में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यालय बेसिकली पूछ लेता है अगर रेलवे का कोई एग्जाम वगैरह दे रहे होंगे तो। विश्व का पहला सौर वृक्ष सोलर ट्री स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में किया गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक से भी संबंधित प्रश्नों को तो वहां पे हम इसको देख लेंगे।
ठीक है, ये है पहला जो आपका सोलर ट्री देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से था आज का हमारा नेशनल करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एक वर्ष में जो तथ्य थे, जो न्यूज़ थी, जो इवेंट्स थी, जो आपके एग्जाम के लिए और आने वाले एग्जाम यानी कि 5 दिसंबर RO ARO के लिए इंपॉर्टेंट था, उनका हमने एक एक करके डिस्कशन किया, एक एक करके उनको रिविजन करने का प्रयास किया। इसकी जो PDF है फ्रेंड, वो आपको डिकोड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डिकोड एग्जाम के आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ पे डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करिए। ठीक है, डिकोड एग्जाम को आप ज्वाइन करिए और यहाँ से आपको जो है जितने भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसकी PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी और आप वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपके लिए रिवीजन के लिए यही रहेगा। अब हम डेली एक एक करके एक एक सेगमेंट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम रिवीजन करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिए, आपको ये सेशन कैसा लगा। कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम यहाँ पे या फिर ये चीज़ें भी आप शामिल कर सकती हैं। आप अपने सुझाव देना नहीं भूलें। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।